गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो कि विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, इससे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन एक बार देखिए, समझिए, ठीक है, और एक बार की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लगभग 25 क्वेश्चन, यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो आपको इस एग्ज़ाम से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस जो सीरीज है साइंस की चल रही है, अगर आप उसको देख लेते हो, ठीक है, तो जो 25 क्वेश्चन हैं आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में, ठीक है, जीके, ठीक है, तो उसमें ये जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो साइंस का जो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एक तरीके से कि जो 25 क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आप लेवल देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि क्यों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहे या उसके बाद जब भी मैं मान लो कि आज ही क्लास हो गई तो 20 क्वेश्चन बता दिया, कल बताया, तो अगर 21 से शुरुआत कर रहा हूँ तो 21 वाला क्वेश्चन ही आपका क्या करेगा, वो टेस्ट रहेगा, ठीक है। नई क्लास नया टेस्ट आपको वो जरूर देना है और भूलिएगा मत, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर से जरूर देना है, ठीक है। चलिए, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, ये 4 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वे बहुत ऊंचाई से गिरती है इसलिए, बी है कि हवा में प्रतीत होता है, सी दिया है कि जल में पृष्ठ तनाव होता है, और डी दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा कि वर्षा की बूंदें क्यों गोलाकार होती हैं। टेस्ट आपको दिया गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन से हम शुरुआत करें। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुदाब मापी के रीडिंग के अचानक गिरावट की जो बात है वह किस चीज़ का संकेत करती है, मौसम के रिलेटेड, ठीक है। तो वायुदाब के रीडिंग में, ठीक है, वायुदाब की जो रीडिंग होती है अगर उसमें अचानक से गिरावट आ जाए तो वह किस चीज़ का संकेत करती है कि मौसम कैसा होने वाला है। वह ये लिखा है स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। दोस्तों अगर अचानक से गिरावट आती है तो वो क्या होता है, तूफान का संकेत होता है, ठीक है। मौसम विभाग में जो वायुदाबी जो रीडिंग होती है, अगर अचानक से उसमें गिरावट आई तो मतलब तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए 4 छिद्रों में एक फव्वारे का चित्र ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए 4 चित्र दिए गए हैं। अब बताइए इसमें से क्या करना है आपको कि एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन सा ऐसा फव्वारे पर आपको ध्यान देना है, फव्वारे में कौन से छिद्र अधिकतम दूरी पर फेंका गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो फव्वारे में जो तीसरा वाला है, ठीक है, यह अत्यधिक दूरी पर फेंका गया है, ठीक है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, पहला वाला नहीं, ये जो हमारा फेंका गया है वो किस पे फेंका गया है, पहले वाले नंबर पे, ठीक है। तो ये जो पहला वाला नंबर है वो अत्यधिक दूरी पर फेंका जाएगा, ठीक है। जो फव्वारे के छिद्र में पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, कहाँ से, जो पहला वाला जो बूंद रहेगा वो अत्यधिक दूरी तक जाएगी, ठीक है। सपोज दैट करिए कि ये माने कि आप पाइप लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टुल्लू पंप से अपना पानी भरा, तो जो फव्वारे की जो पहली बूंद होगी वह सबसे दूर तक जाएगी, ठीक, यही इसमें पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। ए स्याही को सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, दे दिया है कि पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया गया कि किसी मतलब निम्नलिखित किसी एक कोशिकत्व के एकमात्र रीज़न नहीं होता है, ये आपको बताना है। और ये देखिए क्वेश्चन IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो जो कोशिकत्व होता है, ठीक है, वो पौधों की जड़ों से जल के उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना चालू करता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने घर में देखा होगा, पहले के ज़माने में तो होता था, लेकिन अभी पता नहीं होता है कि नहीं, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये जो है कि ऐसे मैंने पकड़ने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेल भरते हैं, यहाँ पे चाबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तेल भरा जाता है, जब इसको आप ऐसे घुमाते हो तो ये बत्ती निकलती है। ठीक है, जब ये बत्ती निकली तो इसमें क्या हुआ कि जो तेल होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से इसमें चढ़ता है, ये आपको बात कही गई है। ठीक है, तो लिखा है कि पराशर के कारण, विसरण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण और जीव द्रव्य संकुचन के कारण जो चढ़ता है केरोसिन, ये रीज़न आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो अगर मैं बात कर लूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका जो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो केरोसिन होता है वो बत्ती के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएँ नीचे दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग बार एक ही भार से खींची जाती है, उसमें से किस एक से अधिकतम दायरे से वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, लिखा है कि 1 मीटर लंबाई का 2 mm व्यास वाला तार है। ठीक है, उसके बाद 2 मीटर लंबाई का 2 mm, 3 mm का 1.5 mm और 1 मीटर लंबाई का 1 mm। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि जो अधिकतम इसका क्या होगा कि भार से खींचा जाएगा, उसके अधिकतम दायरे से वृद्धि किस में होगी। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ तो अधिकतम 1.5 व्यास वाले तार में होगी, जो कि 3 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरती हुई वर्षा की बूंदें की गोलीय आकृति का रीज़न। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, केवल लैंग्वेज बदली गई है, तो इसलिए आपको इसको भी टेस्ट ही देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, मतलब अगर कोई जहाज़ है तो वो नदी से, मतलब ये नदी है और ये सागर है, तो जब अगर ये इसमें घुसता है तो किस प्रकार का परिवर्तन आता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए। ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हम बताइए। ये लिखा हुआ है कि वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ नीचे घुस जाता है, वह उसी तल पर रहता है, और डी दिया है कि वह समुद्र की तली में डूब जाता है। ठीक है, 8 नंबर का ऑप्शन मैं बता दूं कि जब भी कोई जहाज नदी से हो करके वो समुद्र में जब प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो हमारा ए इज़ अ राइट आंसर, कि आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए ये देखिए निर्देश है, कुछ दिए गए हैं। ठीक है, अब इन निर्देशों को आप एक तरीके से इसको यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। और एक आर है कि लोहे के आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में ये लिखा है कि ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। तो अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि ए सही है परंतु आर क्या है वह गलत है। ठीक है, कैसे देखिए जो लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, ठीक है, किंतु पानी में डूब जाता है, लेकिन जो लोहे की आपेक्षित घनत्व पारद के आपेक्षित घनत्व से क्या होता है वह अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से वह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ सही आंसर की, तो हमारा सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि साबुन में 2 भिन्न भिन्न व्यास के बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होगा। ठीक है, साबुन के 2 बुलबुले हैं, ठीक है, बुलबुले हैं, और इनको किसी अन्य मतलब अलग अलग नलियों द्वारा आपस में लाया जाता है, तो इनके जो संपर्क में आने से क्या घटित होगा ये आपको बताना है। क्योंकि ऑप्शन आपके नीचे ये देखिए, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। बी लिखा है कि छोटा बुलबुला
छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। सी लिखा है कि समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुले से छोटा हो जाएगा। डी दिया है कि दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाए। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में ऐसे साबुन को हाथ में लगा करके ऐसे फुलाते थे, ठीक है, बीच में हवा मारते थे, ठीक है, तो जब दोनों बुलबुले एक साथ मिलते थे तो क्या होता था? तो होता था ये कि जो छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला जब एक साथ मिलते थे तो वो छोटे नहीं होते थे, वो क्या होते थे, जब ये छोटा बुलबुला रहेगा और ये बड़ा बुलबुला रहेगा तो ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, ठीक है। जो द्रव्य बूंद होती है, मतलब कि जो बूंदें होती है वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र में गिरने की प्रवृत्ति का क्या रीज़न होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गिरती है, श्यानता के कारण, घनत्व या वाष्प दाब के कारण। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ तो जो द्रव्य बूंद होती है, ठीक है, वह पृष्ठ तनाव के संकुचित होने के कारण क्या है, गिरती है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पीछे से पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसमें ऑप्शन है कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होता है, ठीक है। बी दिया हुआ है कि लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। डी दिया है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। और डी दिया है कि पारा पानी से भारी होता है। आपको ये बताना है कि जो लोहे की कील होती है वह पारे पर क्यों तैरती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो मैं बता दूं कि जो लोहे का जो घनत्व होता है, ठीक है, तो लोहे का जो घनत्व होता है, लोहे की कील का जो घनत्व इसमें बात की गई है, तो वो पारे से क्या होता है, कम होता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, वह बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में, तो आप ऐसे गिलास लेके जाते हो, ठीक, तो इसमें पानी भर लेते हो इतना, फिर यहाँ पे एक आइस क्यूब डाल देते हो, बर्फ़ का टुकड़ा। तो आपने देखा होगा कि पानी बढ़ता है या घटता है? आपने कभी ध्यान से देखा? सोचिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों न पानी घटता है न पानी क्या होता है, बढ़ता है, वह सेम एज इट इज रहता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र का पानी नमकीन होता है इसलिए, समुद्र का जल गहरा होता है इसलिए, समुद्र जल भारी होता है या समुद्र जल हल्का होता है? देखिए नदी में आप नहीं तैर पाओगे लेकिन समुद्र में आसानी से तैर सकते हो। इसका रीज़न आपको देना है, क्यों? दोस्तों मैं बता दूं कि जो इसका रीज़न है वह होता है कि जो समुद्र का पानी क्या होता है, वह एक तरीके से नमकीन होता है, इस वजह से आसानी से हम उसमें तैर सकते हैं, ठीक है। नमकीन मतलब होता है कि आप उसे पी नहीं पाओगे, लेकिन ये जान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज़ नदी में निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो क्या आता है? रीज़न ये देखिए मैंने आपको करवाया है, इसमें आप बहुत ही आसानी तरीके से कर लोगे। यहाँ पे लिखा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या है, एक बार आप देख सकते हो कि जब कोई जहाज़ नदी में मतलब प्रवेश करता है तो उसका जो पानी है ऊपर उठ जाता है। इसका रीज़न दिया हुआ है कि सागर के जल का घनत्व तो पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात क्या है, एब्सोल्युटली राइट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि पानी के 4 डिग्री से पर शरीर पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूब जाएगा, अधिक आसानी से तैरेगा।
तो जैसे कि पानी में जो 4 डिग्री मतलब जो पानी होता है 4 डिग्री सेल्सियस वाला, तो उसमें जो क्या होता है शरीर तैरता है, लेकिन 100 डिग्री में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 100 डिग्री में, तो 100 डिग्री में क्या होगा कि शरीर क्या है वो एकदम से डूब जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आज के जो क्वेश्चन है वो इतने ही रहेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं टेस्ट के लिए, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन टेस्ट है, तो आपको उसमें हमको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 25 क्वेश्चन है इन्हीं सभी क्वेश्चनों में से आएंगे। तो आप इसकी जो सीरीज चल रही है साइंस की, हर एक क्लास को ऑनलाइन आपसे लीजिए, उसको नोट करिए, ठीक है। 10-15 मिनट की क्लास कोई बड़ी नहीं होती है, ठीक है। और रोज़ जो मैं पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए, आप डरा मत करिए, ठीक है। गलत होगा सही होगा ये आप दोगे तभी ना पता चलेगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।